एवरीवन। आज हम लोग अपने डिस्कस करने वाले हैं अपना नया कॉन्सेप्ट, और जो नया कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है हमारा अनरियलाइज रेंट। ठीक है, ये अनरियलाइज रेंट क्या होता है? अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 1। ठीक है, अनरियलाइज रेंट अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 1। सर ये अनरियलाइज रेंट क्या होता है? हम बड़े परेशान हैं इससे। सर अनरियलाइज रेंट आ जाता है, हमें दिक्कत आ जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों अनरियलाइज रेंट कुछ भी नहीं है, जरा ध्यान से समझना आप। ठीक है, सपोज मान लो आपने अपने किराएदार को अपना घर दे दिया और वो पूरे साल यानी 12 मंथ उस घर में रहा, तो आपको रेंट भी पे करेगा। ठीक है, बट उसने बच्चों मान लो आपको 2 मंथ का रेंट नहीं दिया। ठीक है ना, 2 मंथ्स का रेंट नहीं दिया, तो इसे कहा जाता अनरियलाइज रेंट। मतलब वो टेनेंट आपके घर में तो रहा पर आपको रेंट नहीं दिया। ठीक है, अब इसकी डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब आपको भैया वैकेंसी नहीं रही, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे बच्चों। घर खाली नहीं रहा आपका, घर में किराएदार रहा है। ठीक है ना, अनरियलाइज रेंट अंडर सेक्शन 23(1) जो बच्चों आपका टेनेंट है वो पूरे साल आपके घर पे रहा। ठीक है, और उसने जिस मंथ वो आपके घर पे रहा है, ठीक है, उसका रेंट आपको पे नहीं किया, यानी आपको रेंट नहीं मिला है। अब इसकी डिडक्शन मिलती है। ठीक है ना, अब इसकी डिडक्शन मिलती है, अनरियलाइज रेंट की बच्चों डिडक्शन मिलती है। और अगर अनरियलाइज रेंट रिकवर हो जाए तो ये भी बात करेंगे, रिकवर्ड हो तो अगर रिकवरी हो जाए उसकी तो क्या करते हैं? अब जरा इस टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अनरियलाइज रेंट को समझते हैं, जो कि आप लोगों को पता चल गया। अनरियलाइज रेंट मतलब किराएदार रहा तो है पर उसने रेंट नहीं दिया, यानी ऑनर को रेंट रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या इसकी इनकम टैक्स डिडक्शन देता है? बच्चों एक्चुअली हमारा जो एक्चुअल रेंट है वो कम हो जाएगा ना। जैसे सपोज मान लो हमें 10,000 रुपीज रेंट मिलता है, तो पूरे मंथ पूरे साल मिलेगा तो 1,20,000। अब 1,20,000 मिलना चाहिए था, पर इसने जो आपका टेनेंट है बच्चों, इसने 2 मंथ का रेंट तो दिया ही नहीं है, यानी 20,000 दिया नहीं है। तो आपको एक्चुअल रेंट कितना मिला है? भाई एक्चुअल रेंट मिला है 1 लाख। एक्चुअल रेंट क्या मिला है? 1 लाख। पर एक्चुअल रेंट मिलना कितना चाहिए? 1,20,000। ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना होना चाहिए? 120। तो इनकम टैक्स कह रहा है कि भैया हमें क्या पता, कहीं हमें आप झूठ बोल रहे हो कि भैया आपको रेंट नहीं मिला। ठीक है, और आप यहां पे डिडक्शन ले लो, तो भैया इनकम टैक्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। भाई आप तो किराए पे भी दे दोगे अपना घर और बोल दोगे हमें किराया, जब इनकम टैक्स बोलेगा कि टैक्स दो, तो आप ये बोल दोगे कि हमें तो किराया नहीं मिला। हाँ, वो घर पे तो रहा है किराएदार पर उसने किराया नहीं दिया है, तो हम टैक्स कहां से दे? आप तो बच जाओगे, आप तो ऐसे कर दोगे। तो बच्चों इसके लिए कुछ रूल्स बना दिए गए हैं। ठीक है, कि आपको अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन कब मिलेगी। ठीक, अब इसके लिए है हमारी 4 कंडीशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या कह रही है? कह रहा है बच्चों कि ये अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे। अगर आप इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे तो इनकम टैक्स ये जो आपका रेंट रिकवर नहीं हुआ है, यानी अनरियलाइज रेंट रहा है, उसकी डिडक्शन दे देगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कह रहा है द टेनेंसी इज बोनाफाइड। ठीक है, बोनाफाइड मतलब बच्चों आपके किराएदार के साथ एग्रीमेंट हुआ होना चाहिए, यानी आपका रेंट एग्रीमेंट बना हो। तो टेनेंसी इज द बोनाफाइड कि आपका एग्रीमेंट हो, ऐसे नहीं आपने किसी को बुलाया और किराए पे रख लिया। ठीक है, आपके और उसके बीच में एक लीगल एग्रीमेंट बना हो। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप हैव टेकन टू कंपेल हिज टू वेकेट द प्रॉपर्टी। अब ये सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि अगर वो अब आपका किराया नहीं दे रहा तो आप उसको खाली करवा दो, प्रॉपर्टी वेकेट करवा दो। ठीक है, वो किराया भी नहीं दे रहा और रह भी रहा है और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई?
तो पहली कंडीशन क्या है कि आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा बच्चों कि वो अगर रेंट पे नहीं कर रहा तो आप उससे प्रॉपर्टी खाली करा दो, या आपने खाली कराने के लिए स्टेप उठाए पर वो छोड़ ही नहीं रहा घर, वो कह रहा मैं नहीं खाली करूंगा, मैं जान दे दूंगा, यहाँ पे फांसी लगा लूंगा, पर आपने अपने तरफ से स्टेप उठाए, ठीक है, या तो आप उसे खाली करवा दो या आपने अपने तरफ से पूरी जी जान लगाई कि वो खाली कर दे, ठीक है, आपने बोला भाई खाली कर दे और ये, पर वो खाली नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हो। तो पहला कि आपके साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा आपने अगर वो आपका रेंट नहीं दे रहा है तो आपने स्टेप उठाए कि भैया खाली कर दो हमारा घर, ठीक है। तीसरी कंडीशन देखो क्या कह रहे हैं, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। अब इसका मतलब क्या बच्चों, ये कंडीशन क्या कह रहा है कि आपका जो टेनेंट है वो आपकी प्रॉपर्टी पे रेंट नहीं दे रहा है और रह भी रहा है, आप ट्राई तो कर रहे हो खाली कराने के लिए, दूसरा पॉइंट था, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट आप कह रहे हो कि मेरा किराएदार किराया नहीं दे रहा है और आपने उसको एक और अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, ले भाई ये भी ले ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि आपका किराएदार किराया नहीं दे रहा तो आप उसको खाली करा दो सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि वो खाली नहीं कर रहा और आप कह रहे हो भाई दूसरी प्रॉपर्टी और किराए पे ले रखी है, भाई उसने एक और प्रॉपर्टी किराए पे ले रखी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहा है, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, यानी वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी को किराए पे नहीं लेना होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आप ये कह रहे हो कि ये रेंट पे ले रखा है, इसका रेंट दे रहा है पर इसका रेंट नहीं दे रहा, तो ऐसे नहीं चलेगा बच्चों, ठीक। थर्ड कंडीशन ये थी। फोर्थ कंडीशन देखो क्या कह रहे हैं, द एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग for the recovery of the unpaid rent and satisfy the assessing officer, the legal proceeding would be useless। इसका मतलब क्या बच्चों कि जो ऑनर है उसने किराएदार से रेंट जो नहीं मिला है उसको निकलवाने के लिए सारी लीगल, जो भी लीगल कानूनी, जो कानूनी प्रोसीडिंग है, जो कार्रवाई है, सारी कानूनी कार्रवाई करी है, लीगल प्रोसीडिंग करी है, बट ये रेंट ही नहीं दे रहा। ये आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर से, जो आपके एरिया का इनकम टैक्स ऑफिसर है उसको, कि देखो इनकम टैक्स जी, ये इस ऑफिसर को, कौन सा ऑफिसर बच्चों, इनकम टैक्स ऑफिसर को आपको सेटिस्फाई करना होगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर जी मैंने ना पूरी मेहनत करी है, बिल्कुल कानूनी लड़ाई लड़ी है, ठीक है ना, लीगल प्रोसीडिंग, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करी है, पर ये रेंट दे ही नहीं रहा है, बताओ मैं क्या करूं। तो ये चार कंडीशन आप लोगों को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा बच्चों कि आपने वैकेट कराने के लिए, घर को खाली कराने के लिए स्टेप उठाए हो, ठीक है ना, या खाली करवा दिया हो। तीसरा कि भाई आपने कोई और प्रॉपर्टी उसे रेंट पे ना दी हो अपनी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट कि आपने कानूनी लड़ाई लड़ी हो उससे रेंट निकलवाने के लिए, ये आपको असेसिंग ऑफिसर को यानी इनकम टैक्स ऑफिसर को आपके एरिया का उसे सेटिस्फाई करना होगा। तो कहता है इनकम टैक्स जो आपका अनरियलाइज रेंट है ना उसकी डिडक्शन हम आपको दे देंगे, हम ये मानेंगे कि आपकी वो इनकम हो ही नहीं, ठीक है ना। अब मेन पॉइंट आता है बच्चों कि जो अनरियलाइज रेंट है उसकी रिकवरी हो जाए, तो मतलब सर आपने किराएदार से खाली करवा दिया कि भैया तू रेंट नहीं दे रहा खाली कर दे, और आपने असेसिंग ऑफिसर से जाके बोला देखो तो सर रेंट नहीं दे रहा था और मैंने खाली करवा दिया और मैंने पूरी जिम्मेदारी से सब कुछ किया पर वो रेंट दे ही नहीं रहा, तो आपको उस ईयर में तो डिडक्शन मिल गई कि इनकम टैक्स ने बोला कि चलो भाई इसकी इतनी इनकम नहीं हुई है ये मान लो, बट 2-3 साल बाद आ गया वो आपके पास किराएदार, ठीक है, 2-3 साल बाद किराएदार आपके पास आके खड़ा हो गया, साहब ये आपके 20,000 रुपए रेंट के, उस समय मेरे पे मजबूरी थी, मेरे पास पैसा नहीं था, ठीक है ना, मैं रेंट नहीं दे पाया, कोरोना चल रहा था, महामारी चल रही थी, पैंडेमिक था, मेरी जॉब छूट गई थी, पर वो बच्चों 3 साल बाद आके आपको 20,000 रुपए रेंट के दे गया, तो ये क्या हो गया आपका 3 साल बाद रिकवरी हो गई। तो इस पे क्या होगा, जैसे सपोज मान लो ये बच्चों 20,000 रुपए उसने रिकवरी दे दी, ठीक है, तो उस ईयर की, जिस ईयर में आप इनकम निकाल रहे हो उस ईयर की इनकम में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आएगा उसमें ऐड कर देना, हाँ इसमें से माइनस कर देना स्टैंडर्ड डिडक्शन,
जो कि बच्चों इसका 30% होगा, ठीक है, यानी 6,000। तो नेट इनकम को ऐड कर देना जो कि आएगा 40,000, ठीक है ना, कितना आएगा 14,000, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा था, बट जो भी हमारे क्वेश्चन में हम उसको वैसे डिस्कस कर लेंगे। अगर रिकवरी हो जाती है तो बच्चों जो आपकी नेट इनकम आएगी, इनकम फ्रॉम, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में देखो ये लास्ट क्लास वाला ही क्वेश्चन है बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो इनकम आएगी उसमें उस जो रिकवरी हुई है स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद जो रिकवरी होगी, जो भी अमाउंट आएगा उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उस प्रीवियस ईयर के लिए जिस ईयर में ये रिकवरी हुई है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल से इसे समझते हैं, इसको रब कर रहा हूं बच्चों, एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसका आंसर कैसा आएगा, ठीक है ना। ये लीजिए, चलो अब जरा ध्यान से समझो बच्चों, ये लास्ट क्लास वाला ही क्वेश्चन है तो इसी को समझ लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने देख रखा है, तो देखिए क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन पूरा का पूरा वही है। अब लास्ट पॉइंट देखो जहां मैं बोल रहा हूं क्या लिखा हुआ है, देखो अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड ₹30,000 फॉर हाउस में। देखो अनरियलाइज रेंट कितना रिकवर हुआ है बच्चों, 30,000 रिकवर हुआ है। किसके लिए रिकवर हुआ है, हाउस 1 के लिए, हाउस 2 के लिए, हाउस 3 के लिए, हाउस 1 के लिए रिकवर हुआ है। तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताना है। अब तो इसको कैसे करेंगे, ये लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है, ये आपको आता ही। सिर्फ बच्चों इसमें एक ही नया पॉइंट तो ऐड हुआ है, बाकी सारा वैसे का वैसे ही है। क्या है नया पॉइंट, कि हमें अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ है, ठीक है। ये लीजिए, तो ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस 1, ठीक है, हाउस 2, हाउस 3। तो हाउस 1 का कितना आ रहा है बच्चों, देखो हाउस 1 का आ रहा है 245, ये लीजिए। हाउस 2 को कितना आ रहा है बच्चों, हाउस 2 को आ रहा है 96, ये लीजिए। और हाउस 3 का आ रहा है नेगेटिव में 30,000, ठीक है ना, ये आप लोगों ने करा था लास्ट क्लास में। तो ये हाउस 3 का आ गया। ये कितना आ रहा है बच्चों, तो ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1, 2, 3। तो ये आ गया बच्चों हमारा 3,11,000, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वैसे होगा, बिल्कुल लिख दो। अब ये जो हमें रिकवरी हो रही है अनरियलाइज रेंट की, कितना रिकवर हुआ है, 30,000। तो इसको ऐड कर देंगे बच्चों, ऐड अनरियलाइज्ड रेंट, कितना रेंट मिला बच्चों, 30,000, ठीक है। अनरियलाइज रेंट कितना रिकवर हुआ हमें, 30,000। अब इस पे डिडक्शन दे देंगे लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%। तो बच्चों 30,000 का 30% 9,000, तो ये कितना आ जाएगा 21। तो ये लीजिए 3,11,000 और 21,000, ये आ गया बच्चों हमारा 3,11,000 एंड 21,000, 3,32,000, ठीक है। तो ये बच्चों अनरियलाइज रेंट के उसमें भी निकल के आ गया। ये हमारा आया ही था क्योंकि हमने ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा ही था। तो अनरियलाइज रेंट आज का टॉपिक था। तो अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हुई है, कितनी हुई है, 30,000। तो उस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके जो भी हमारा आएगा अमाउंट, यानी 30,000 रिकवर हुआ है, 9,000 की डिडक्शन मिल जाएगी बच्चों 30% से, इस पे 30%, और हमारा टोटल जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया वो आ गया बच्चों 3,32,000 आफ्टर रिकवरी, ठीक है ना। वैसे हमारा आ रहा था 3,11,000, अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हुई है तो फिर आ गया 3,32,000। दूसरा क्लियर है सबको ये। तो बच्चों अनरियलाइज रेंट की रिकवरी होगी तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। एक चीज और, अब कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था पर्सनली भी, तो वो कह रहे थे कि सर जो हमारा क्वेश्चन है, जरा एक बार क्वेश्चन को देखो आप लोग क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में जो ये इंश्योरेंस प्रीमियम है और ये जो चार्जेबल एक्सपेंस है, कलेक्शन चार्जेस, ये नहीं आएगा क्या। अरे नहीं भाई, ये क्या तुम छोटे बच्चों की तरह बात कर रहे हो। बच्चों ये अगर आना होता तो मैं डिस्कस करता ना आप लोगों से, पर इस फॉर्मेट को देख लो, इस फॉर्मेट में जो चीजें लिखी हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा।
उससे कम आ सकती है बच्चों, उससे ज्यादा नहीं। जैसे देखो यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था तो नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में था नहीं। तो बच्चों याद रखना ये जो फॉर्मेट है बस इसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें करते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा, कम आ सकता है। तो जो ये इंश्योरेंस प्रीमियम था और कलेक्शन चार्जेस था, इसको इग्नोर करना था, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का डाउट था जो बच्चों ने पूछा था। तो हमें ये फॉर्मेट में जितनी चीजें हैं बस उतनी ही लिखनी होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, यहां से आगे बढ़ेंगे। जय हिंद सभी को। और अगर इसमें कोई आप लोगों को डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जय हिंद सभी को।